नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तेलंगाना के रामगुंडम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत का औद्योगिक उत्पादन इस साल अगस्त के 0.8% से बढ़कर सितंबर में 3.1% हुआ। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आज और जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना, परवीन, स्वीटी और आसिया ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 68 सीटों पर 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। आम आदमी पार्टी राज्य में अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश में है। भाजपा और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 67 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी 57 सीटों पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 11 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अन्य राजनीतिक दल 45 सीटों पर और निर्दलीय उम्मीदवार 99 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। मतदान की ताजा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं शिमला। हमारे संवाददाता संजीव सुंदरियाल से जानकारी लेते हैं। संजीव, आप इस समय कहाँ हैं? मौसम कैसा है और राज्य में महिला मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, हिमाचल में चंद्रिका सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। अभी मैं शिमला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63 और छोटा शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ मतदान की गति धीमी है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ यह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बहुत कम लोग वोट डाले हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। चंद्रिका, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो राज्य में कुल 157 महिलाएं बूथ बनाए गए, जहाँ मतदान अधिकारी से लेकर कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी महिलाएं होंगी। साथ ही राज्य के 37 बूथ दिव्यांगजन द्वारा संचालित किया जाएगा। जी चंद्रिका। संजीव, निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं की हैं? जैसा कि आप जानते हैं चंद्रिका, हिमाचल समग्र रूप से एक शांतिपूर्ण राज्य है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में 67 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनात की गई है और इनमें सर्वाधिक 18 कंपनियां कांगड़ा जिले में भेजी गई हैं, जहां सर्वाधिक मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा राज्य के 40% मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग से कवर किया गया है। वहीं चंद्रिका, किसी भी अप्रिय घटना या प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। जी। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में कई तरह की चुनौतियां रहती हैं निर्वाचन आयोग के लिए, तो इस पर भी कुछ जानकारी दीजिए। चंद्रिका, मौसम विभाग ने आज राज्य में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, तो यह चुनाव विभाग के लिए राहत की बड़ी सांस है और वास्तव में हम सभी के लिए भी। आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि राज्य का बर्फीला इलाका हमेशा एक चुनौती भरा रहता है, खासकर सर्दियों के दौरान। हालांकि ऊंचाई वाले गाँव में बर्फबारी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वहां पहले से ही मतदान दल पहुंच गए थे, तो ऐसे स्थानों पर मतदान में देरी का सवाल ही नहीं उठता है। चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के साथ साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों के माध्यम से मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की है। इस चुनाव में अब तक 36,000 से ज्यादा लोग बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल चुके हैं। संजीव, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में अधिक संख्या में मतदान की अपील की है। श्री मोदी ने लोगों से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मतदाताओं से अपील की है कि वे राज्य में मजबूत सरकार के गठन के लिए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं।
इस बीच नामांकन पत्र दाखिल करने का काम जारी है। अभी तक पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 नामांकन दाखिल किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में पिछले 10 विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं रहा। मौजूदा चुनाव में गुजरात में करीब 4 करोड़ 91 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यदि गुजरात में उम्मीदवारों की संख्या पर नजर डालें तो चुनाव दर चुनाव यहां उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती गई है। सबसे ज्यादा 2545 उम्मीदवार 1995 के विधानसभा चुनाव में थे, वहीं सबसे कम 852 उम्मीदवार 1975 में। पिछले चुनाव में 2017 में 1828 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 134 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 60 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तेलंगाना के रामगुंडम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश सेक्शन का शिलान्यास करेंगे। इसका निर्माण 37 अरब 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। श्री मोदी आंध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की न्यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसका निर्माण 29 अरब रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री गेल की करीब 66,50,000 मानक घन फुट क्षमता की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइप परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी करीब 4.5 अरब रुपए की लागत वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम मछली बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी तीसरे पहर तेलंगाना में रामगुंडम में 95 अरब रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वोत्तर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजनाओं की घोषणा की है। गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में सड़कें, रोपवे, ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रमुख पुल और अन्य जल निकाय शामिल हैं। श्री गडकरी ने कहा कि त्रिपुरा के उदयपुर और असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त के 0.8% से बढ़कर सितंबर में 3.1% हो गया है। इसमें विद्युत उत्पादन में वृद्धि भी शामिल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष अप्रैल से सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है। सरकार ने कहा है कि खाद्य तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अक्टूबर में कमी आई है। घरेलू उपलब्धता और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने के सरकार के विभिन्न उपायों से कीमतों में गिरावट आई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा था कि पिछले 3 महीनों में देश में सूरजमुखी रिफाइंड तेल की औसत खुदरा कीमत 181 रुपये से घटकर 170 रुपये, वनस्पति घी की कीमत 154 रुपये से घटकर 146 रुपये प्रति किलो हो गई है। कोचीन शिपयार्ड ने भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित तीव्र गति नौका के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए किया जाएगा। शिपयार्ड ने 6 विद्युत चालित तीव्र गति की नौकाएं बनाने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इनमें से 4 नौकाएं उत्तर प्रदेश और 2 गुवाहाटी के लिए बनाई जाएंगी। इन नौकाओं से राष्ट्रीय जलमार्गों पर प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और नव उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने में सभी आवश्यक सहायता देगी। श्रीनगर में कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप फॉर लाइवलीहुड सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में नवाचार स्टार्टअप परितंत्र मजबूत हुआ है और केवल 8 वर्ष में देश में 75,000 स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। इससे 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। इस उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में रंग भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण दोपहर बाद 3 बजे से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर किया जाएगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। परवीन, लवलीना बुरगोहाइन, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता। मीनाक्षी ने रजत पदक हासिल किया है। आज पुरुष वर्ग में शिव थापा सहित 5 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में खेलेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और मुनीश, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां, आज के समाचार पत्रों को देखें तो अखबारों ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को रिहा करने के अदालत के फैसले को आज अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, वक्त से पहले रिहाई का आदेश, कांग्रेस नाखुश, सोनिया की माफी की राय से पार्टी सहमत नहीं। झारखंड में 77% आरक्षण पर विधानसभा की मोहर भी अखबारों की एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर लिखा है, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच होने का प्रस्ताव, अंतिम फैसला करेगी कैबिनेट समिति। कई अखबारों ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू होने का समाचार भी सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला और जनसत्ता की खबर है, जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट अप्रसन्न, कहा ये स्वीकार्य नहीं। जबकि दिल्ली NCR ने प्रदूषण की स्थिति पर भी अखबारों ने चिंता प्रकट की है। राष्ट्रीय सहारा कहता है, दिल्ली की हवा हुई फिर से खराब। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, तीसरे चरण के प्रतिबंध जारी। और अमर उजाला ने शेयर बाजार की कल की उछाल पर लिखा है, धातु और वित्तीय शेयरों में लिवाली के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर जाकर बाजार बंद हुआ। हिंदुस्तान कहता है, उपभोक्ता निवेशकों से बाजार गुलजार भरी ऊंची उड़ान। जबकि नवभारत टाइम्स का कहना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हो सकता है दिवालिया। एलन मस्क ने कहा है, कंपनी के कई अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तेलंगाना के रामगुंडम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अगस्त के 0.8% से बढ़कर सितंबर में 3.1% हुआ। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आज। और जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना,
परवीन, स्वीटी और आल्फिया ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।